सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you. Yesterday we have discussed about the different type of wheels, in which we have studied about wheel assembly, where we have studied about assembly of wheel. Apart from that, we have studied about different types of wheel. Then we have tube and tires. So in depth we will go through one by one. So first of all, we have studied about wheel hub assembly. Then we have discussed about the wheel, what are its parts, and what expectations we have from wheel. Then we have discussed about the types of wheels on the basis of its material. So it was steel, aluminum and carbon fibers. Then we have discussed in detail about the steel wheels. Then we have discussed about the alloy wheels and about the carbon fiber wheels. So today we are going to discuss about the wheels on the basis of its construction. So let's start. First of all, we have pressed steel disc wheel. तो pressed steel disc wheel आपने देखा होगा कि जो सबसे commonly यूज हो रहा है और बहुत widely यूज हो रहा है. As the name suggests, we have a disc in this wheel. तो ये जो wheel होता है इसमें एक disc लगी होती है बीच के अंदर में और इसीलिए हम इसको बोलते हैं pressed steel disc wheel. ठीक है, तो मटेरियल इसका स्टील होता है. यदि हम कंस्ट्रक्शन की बात करें सबसे पहले राइट में, तो आप देखेंगे कि सबसे बाहर पे आपको जो दिख रहा है ये आपको रिम दिख रही है. ऑन द राइट साइड यू कैन सी दिस रिम. सो रिम आपका आउटर जो पेरिफेरी होता है ये पूरा एक राउंड शेप में होता है और इसका जो शेप होता है आप देखेंगे कुछ वेल टाइप का होता है, यानी कुएं के जैसा इसका शेप नजर आएगा, यानी कि बाहर से ऊंचा है और अंदर से ये बीच में से डेप्थ में है, डाउन है. ठीक है, आगे हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आपको होल नजर आता है. एक जो रिम होती है उसमें एक छेद हुआ होता है, वो होता है होल फॉर वॉल. तो जो वॉल होता है, यदि आप ट्यूब टायर की बात करेंगे तो जो ट्यूब में हवा भरेंगे उसका जो आपके पास वॉल आएगा वो इसमें से बाहर आता है. यदि हम ट्यूबलेस की बात करेंगे तो भी आपकी व्हील जो वॉल असेंबली है वो यहाँ पर लगी होती है. थर्ड थिंग हम जो बात करें वो है डिस्क. तो ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है स्फेरिकल, जो कि क्या होती है, प्रेस्ड होती है इस व्हील के अंदर में, राइट. एंड द फोर्थ वन इज होल्स फॉर कूलिंग. तो हमने कल भी क्लास में देखा था, यहाँ पर जो डिस्क है इसमें होल्स हैं और ये होल्स किसके लिए होते हैं, फॉर बेटर कूलिंग पर्पज. यदि हम देखना चाहें एक बार, यदि आई विल शो यू द डायग्राम, लुक एट दिस. सो यहाँ पर हमने जो ये होल शो किए थे, ये होल से हमारे पास वेंटिलेशन होल. तो यहाँ से हमारे पास कूलिंग इसके अंदर जाती है. ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये आपके पास रिम है और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटली ये है आपके पास डिस्क. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. होल फॉर माउंटिंग. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्क है इसके अंदर में आपके पास पूरी पेरिफेरी में 4, 6 या 8 होल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ, और उसको हम क्या करते हैं, माउंटिंग के लिए काम में लेते हैं. यदि आप देखेंगे व्हील के ऊपर में हमें माउंट करना होता है, वहाँ से आपके पास बोल्ट निकले रहते हैं और इन बोल्टों को हम इस होल में से निकाल के बाहर से हम इनको नट से टाइट कर देते हैं. ठीक है, तो ये पूरी असेंबली हमें बहुत बुरी ना दिखे, ये नट बोल्ट हमें बाहर से ना दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बाहर एक कवर लगा देते हैं. सो इट इज़ एडिशनल. तो हम कवर को हटा सकते हैं जब चाहिए और अलग अलग डिज़ाइन के हम कवर यूज़ कर सकते हैं. तो दिस इज़ योर कवर. देन मूव अहेड. होल फॉर कूलिंग. यदि हमने जैसे ऊपर बात करी थी होल फॉर कूलिंग, ये भी पूरी पेरिफेरी में सर्कुलर में होते हैं. देन अगेन यदि हम बात करें नीचे आपके पास में आपको ये रिम नज़र आ रही है. यदि हम रिम की नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम जो रिम होती है उसके इनर जो वेल का डायमीटर होता है इसको हम बोलते हैं रिम विड्थ. तो रिम कितनी विड्थ है, रिम जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतना ही ज़्यादा ट्रैक्शन जो होगा ज़मीन के ऊपर में बढ़ता जाएगा. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टायर्स पढ़ेंगे. इसी तरह से यदि हम रिम के इनर एंड से लेके अपर एंड से लेके लोअर एंड तक की बात करें तो ये जो डायमीटर मिलेगा ये कहलाएगा आपका रिम डायमीटर. तो रिम डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि रिम की कितने डाया है. फॉर एग्जांपल यदि हम बात करते हैं कि हम बोलते हैं कि इसमें 14 इंच के टायर लगे. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट है और स्विफ्ट के अंदर में हमारे पास R14 के हमारे पास में जो है व्हील लगे हुए हैं. इसका मतलब क्या हो गया, उनका 14 इंच क्या हो गया, डायमीटर हो गया. ओके, इसी तरह से 15 इंच होता है, 16 इंच होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की गाड़ी हम ले रहे हैं. तो जैसे जैसे हम गाड़ी के रिम का डायमीटर बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाने में भी हेल्प करता है और ट्रैक्शन के लिए भी हेल्प करता है. ठीक है, और इसी तरह से यदि हम रिम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है, आपका जो
कॉन्टैक्ट सरफेस है वो बढ़ जाता है तो ट्रैक्शन अच्छा होता है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो लॉसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर डिस्क व्हील, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। दिस टाइप ऑफ डिस्क व्हील इज मोस्टली यूज्ड इन लाइट मोटर व्हीकल्स एज नाउअडेज, ओके। तो हम लोग देखते हैं जो भी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उनके अंदर में हम लोग डिस्क व्हील यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इज द बिलो फिगर शोज अ डिस्क व्हील विच इज मेड ऑफ प्रेस्ड स्टील। तो आप राइट में जो डायग्राम देख रहे हैं, इट इज ऑफ द प्रेस्ड स्टील व्हील। द आउटर पार्ट इज कॉल्ड रिम, इज वेल्डेड विद द डिस्क इन सम रिम, बोल्टेड एंड नट और रिवेटेड इज ऑल्सो यूज। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है इसको हमने क्या किया है, व्हील के साथ में कैसे अटैच किया है, इट डिपेंड्स कि आप यहाँ पर इसको वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इसको रिवेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको नट बोल्ट कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क होती है ये आपकी जो बाहर वाली रिम है इससे कई तरीके से अटैच की जा सकती है, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी मॉडल की बात कर रहे हैं। अ सेपरेट कवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द व्हील डिस्क। तो ये हमने कवर प्रोवाइड किया हुआ है जस्ट टू प्रोटेक्ट एंड टू लुक बेटर। टायर विथ ट्यूब और ट्यूबलेस टायर्स रेस्ट ऑन द रिम। तो जो भी टायर आपके पास आएंगे जो इसके ऊपर माउंट करेंगे, आइदर दे आर ट्यूब टायर और दे आर ट्यूबलेस टायर, तो वो दोनों क्या करेंगे, रिम के ऊपर में रेस्ट करेंगे और ये जो रिम होगी ये इसको बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। जो टायर होगा वो इन्फ्लेट होगा, फैलेगा, लेकिन वो जितना भी फैलेगा वो इस रिम के अंदर अंदर ही फैलेगा। तो इसीलिए हमने इसको विड्थ बोला है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो विड्थ क्या है, हमारी बाहर से नहीं है, रिम के एंड से नहीं है, रिम का जो वेल है जहाँ पे एंड हो रहा है यहीं तक हम इसको डिस्क की जो विड्थ है, रिम की विड्थ है, उसको काउंट करते हैं, क्योंकि जो टायर है वो इसी रिम की विड्थ के हिसाब से ही आपको परचेज करना पड़ेगा, ओके। द स्टील डिस्क परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ द स्पोक्स। तो जो ये डिस्क है ये किसका काम करती है, स्पोक्स का। यदि हम बात करें साइकिल की या फिर मोटरसाइकिल की तो वहाँ पर ये डिस्क नहीं होती, वहाँ पर स्पोक्स लगे होते हैं, ताड़ियाँ लगी होती हैं, और वो क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हब को। तो यानी रिम पर जो लोड आ रहा है वो यहाँ तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, थ्रू स्पोक्स। लेकिन इस डिस्क व्हील के केस में क्या हो रहा है, ये डिस्क लगाने से हमारे पास जितना भी जो फोर्सेस हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिस्क, ठीक है। द फ्लेंज इज अटैच्ड टू द एक्सेल ऑन विच द व्हील इज फिटेड बाय बोल्टिंग द फ्लेंज। तो जो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है जो फ्लेंज आता है वो क्या करते हैं, हम इसको इसमें बोल्ट कर देते हैं आपकी डिस्क के ऊपर में। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रेस्ड स्टील डिस्क व्हील, ओके। नाउ लेट्स चेक इट आउट अबाउट द वायर्ड व्हील। तो हमने पहले भी एक बार बात की थी कि वायर्ड व्हील जो होता है बहुत सिंपलेस्ट होता है, आपने देखा होगा बाइक्स में या फिर आपके रेसिंग कार्स में कई बार यूज होता है, प्लस आपके पास जो साइकिल हैं इनमें भी आपने इस तरीके का व्हील देखा होगा। तो इसको हम बोलते हैं वायर और स्पोक व्हील, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट्स हैं पहले हम उनको समझ लेते हैं। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड रिम, ओके। सेकंड जो होता है वो होता है आपके पास में हब, जो बीच का पार्ट होता है वो कहलाता है हब, ठीक। देन वी हैव स्पोक्स। तो यहाँ पर आपको दिख रही है ये जितनी भी आपके पास लाइन्स नजर आ रही हैं दे आर बेसिकली स्पोक्स। तो ये क्या करते हैं, स्पोक्स के थ्रू ही अपना जो फोर्स है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो मान लीजिए यदि किसी तरीके से आपके पास में जो नीचे से फोर्स आ रहा है वो क्या होगा, पहले आपके रिम पर आएगा और रिम के बाद में स्पोक्स पे जाएगा और फिर वो हब के ऊपर जाएगा और फिर अंदर जो शाफ्ट है एक्सेल उसको ट्रांसफर होगा। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर वायर्ड व्हील। इन दिस टाइप ऑफ व्हील द हब, स्पोक्स एंड रिम आर मेड ऑफ आयरन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल आयरन का इनको बनाते हैं। द वायर्ड व्हील हैज़ अ सेपरेट हब, ठीक है। तो जो वायर्ड व्हील है उसके लिए हब जो होता है वो सेपरेट होता है। स्पोक्स आर कनेक्टेड बिटवीन हब एंड रिम। तो स्पोक्स किसको जोड़ने का काम करती है, इस हब को और इस रिम को, ठीक है। देन अपॉन दिस रिम टायर ट्यूब कैन बी यूज्ड। ये जो रिम है इसके ऊपर में हम क्या एक्स्ट्रा लगाते हैं, इसके ऊपर में हम टायर लगाते हैं जो कि रबर का होता है। These wheels are not used in motor vehicles but they are used in motorcycle and also in certain type of sports car। तो हम लोगों का इसमें एडवांटेज क्या होता है कि लाइट वेट होता है, वजन बहुत कम होता है इसका, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर हमने सारा मटेरियल हटा करके सिर्फ वायर्स लगा दिए तो आपका वजन बहुत कम हो जाता है। दूसरा हीट डिसिपेशन बहुत अच्छी होती है, यानी यहाँ पर ब्रेक लग रहे हैं मान लीजिए तो वो तुरंत से क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में उसकी हीट को रिलीज कर देंगे क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर का यहाँ पर वेंटिलेशन रहेगा। थर्ड जो चीज़ है, टायर की कॉस्ट कम पड़ती है। यदि हम नेगेटिव बात की बात करें तो क्या होता है इसके अंदर नेगेटिव कि स्ट्रेंथ कम होती है। यदि हम बात करें कि इसमें ज़्यादा लोड हम लगा देंगे तो ये स्पोक्स बैंड हो जाएंगे, या फिर कहीं गड्ढों में यदि चल रही है तो ये भी बैंड होने के चांस रहते हैं, तो इसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। लेकिन
जब हमने बात करी कि यदि वेट कम हुआ तो इसकी वजह से माइलेज हमको इसमें ज़्यादा मिलता है, राइट। तो ये एक एडवांटेज मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने बात करी, यदि हम पीछे वाले के बारे में बात करें डिस्क व्हील की, तो डिस्क व्हील का क्या फ़ायदा है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, यानी कि डिस्क बीच में लगी है तो ये पूरी सर्कुलर प्लेट है तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ ले लेती है। लेकिन इसका नुकसान यदि हम बोलें तो इसमें क्या होता है, वेट बढ़ जाता है जिससे कि एफिशिएंसी डाउन होती है। दूसरा, इसके अंदर में हीट डिसिपेशन प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ व्हील, दैट इज लाइट एलॉय कास्ट और फोर्ज व्हील, ठीक है। तो हम लोग एलॉय व्हील जो बार बार सुनते हैं या बोलते हैं, हमने कल भी पढ़ा था, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम एलॉय हम लोग काम में लेते हैं इसके लिए। इसमें भी आप कंस्ट्रक्शन पे देखेंगे तो सबसे बाहर आपको रिम नजर आएगी, और यहाँ पर आपके पास में जैसे हमने डिस्क व्हील यूज की थी, यहाँ पर भी हमने डिस्क यूज करी है, लेकिन ये डिस्क व्हील इसके साथ में बाद में वेल्ड या फिर रिविट नहीं की जाती है, इट इज ए इंटीग्रेटेड पार्ट। तो ये डिफरेंस है आपके पास एलॉय व्हील में। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन वन पीस ओनली। तो आपके पास रिम प्लस डिस्क एक ही पीस में बनती है, और काफ़ी अच्छी शेप्स आप इसको दे सकते हैं, बिकॉज जो मटेरियल है वो एल्यूमिनियम है, तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, तो आप इसको कैसा भी डिज़ाइन दे सकते हैं, उस पर मशीनिंग करना बहुत ईजी होता है। तो आप देखेंगे इसका आउटर पार्ट आपको रिम दिख रहा है, बीच में हब दिख रहा है, और ये आपको डिस्क दिख रही है जो इसके साथ ही कनेक्टेड है, ओके। तो इट इज़ इन वन पीस। इसमें फ़ायदा क्या हुआ आपको कि एक पीस में बनाने से, कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप वायर तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना डिस्क यूज़ कर रहे हैं, आपने क्या किया बीच में ये वी कॉल इट रिब्स, ठीक है। तो जो रिब्स होती हैं, रिब्स आर स्ट्रॉन्गर एंड वाइडर देन योर वायर्स। तो जो रिब्स होती हैं वो क्या हो गई आपके पास, वो जो वायर होती हैं उनसे तो मोटी होती हैं, लेकिन डिस्क से पतली होती हैं। तो ये क्या होती है, यहाँ पर रिब्स के द्वारा क्या होती हैं, आपके रिम और हब जुड़ा हुआ रहता है। तो बहुत सारी रिब्स होती हैं, आपने देखा होगा एलॉय व्हील के अंदर अलग अलग डिजाइन आती हैं, और इस वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है और उसमें हीट डिसिपेशन भी अच्छा होता है, प्लस वो बहुत लाइट वेट होती है, क्योंकि मटेरियल आपका चेंज हो गया, स्टील से चेंज होकर के आप एलॉय पे आ गए हैं, और दूसरा आपने इसके अंदर में वेंटिलेशन बहुत प्रॉपर रखा हुआ है। तो ये इसमें एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। सो द लेटेस्ट ट्रेंड इन द यूज ऑफ लाइट व्हील्स इन ऑटोमोबाइल, ये हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। देन दीज व्हील्स आर मेड फ्रॉम आइदर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है। वी हैव डिस्कस दिस इन आवर लास्ट क्लास ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं टायर के बारे में। सो व्हाट इज टायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स details. Outer rubber part, that is a ring shape that covers the wheel rim, is called tire. It provides cushioning to the wheel along with. तो हमारा बेसिकली हम बात करें, जब हमारा व्हील जो मेटेलिक पोर्शन है वो पूरा हो गया, तो हम उसके ऊपर में एक रबर का टायर लगाते हैं, और उसका जो शेप होता है वो रिंग टाइप का एक शेप होता है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कुशनिंग प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी शॉक्स आ रहे हैं रोड से या किसी अनइवन सरफेस की वजह से, उसको गाड़ी के अंदर तक पहुंचने से कम करना। 100% तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि टायर्स को क्या क्या रोल प्ले करना पड़ता है, सो चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। तो जो टायर होते हैं उनको क्या करना है, आपको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी रखनी है। मतलब कि क्या है, जब गाड़ी चल रही है तो उसको डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि आपने स्टीयरिंग पर से हाथ हटा दिया तो वो जो टायर है वो अपनी गाड़ी को किसी एक तरफ डाइवर्ट कर रहा है, लेफ्ट या राइट में। तो आप देखते हैं कि यदि टायर प्रॉपर है तो आपकी गाड़ी, आप स्टीयरिंग पे से हाथ हटा देंगे तो भी बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर टायर, ठीक है। तो जो डायरेक्शन में हम चलाना चाहते हैं उसी टायर में, उसी डायरेक्शन में आपका टायर को मूव करना चाहिए। दूसरा इसका यूटिलिटी है ट्रांसफरिंग ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्स टू द रोड सरफेस। तो देखिए, जब हम ट्रैक्शन बोल रहे हैं, यानी जब हम गाड़ी को दौड़ाना चाह रहे हैं, भगाना चाह रहे हैं, तो जो गाड़ी को ग्रिप चाहिए, जो गाड़ी को पकड़ चाहिए, किसके साथ, रोड के साथ, वो देना किसका काम है, आपके टायर का। तो यदि टायर और जो रोड की सरफेस है उसमें अच्छा फ्रिक्शन होगा तो ही आपकी गाड़ी तेज भाग सकती है, तेजी से एक्सेलरेशन ले सकती है। यदि आपके टायर जैसे जैसे पुराने होते हैं तो आपका जो पकड़ होती है वो टायर की और रोड की कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, ग्रिप अच्छी नहीं मिलती, और आप रेस देते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो उतनी तेजी से ट्रैक्शन नहीं कर पाता है। सिमिलरली यदि हम अपोजिट बात करें कि गाड़ी बहुत तेज चल रही है और आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो ये कहलाता है ब्रेकिंग फोर्स। इस ब्रेकिंग फोर्स का भी सीधा सीधा जो इम्प्लीकेशन है वो टायर के ऊपर में आता है, और टायर इतना
स्ट्रांग होना चाहिए कि वो ब्रेकिंग फोर्स को ले ले, गाड़ी को रोक दे, प्लस वो किसी तरह से डैमेज नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लस उसका जो ग्रिप है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है रोड के साथ में। यदि यहाँ पर आपके पास ग्रिप अच्छी नहीं है, मान लीजिए हम लोग टायर पुराना यूज करते हैं और हम ब्रेक लगाते हैं, तो आप देखेंगे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है जिसमें गाड़ी रुकनी चाहिए वो बढ़ जाती है। सपोज करिए आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और आपने फुल ब्रेक लगा दिया। यदि नया टायर है फॉर एग्जांपल, तो हम मानते हैं कि 4 से 5 मीटर में वो रुक जाएगी गाड़ी। लेकिन यदि आपके पास टायर पुराना है और उसके ट्रेड्स घिस चुके हैं, तो हो सकता है वो 6, 7, 8 मीटर तक भी फिसलती हुई चली जाए, बिकॉज वहां पर वो ब्रेकिंग टॉर्क को नहीं ट्रांसमिट कर पाएगी और गाड़ी को रोक पाएगी। थर्ड जो चीज है दैट इज कॉल्ड सपोर्ट व्हीकल लोड। तो जो टायर्स हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि वो पूरे लोड को, यानी कि पूरा लोड मतलब गाड़ी का खुद का लोड, ऑक्यूपेंट का लोड और गुड्स का लोड, इन तीनों को वो बियर कर सके। ऐसा नहीं हो कि इसमें ज्यादा सामान रख दिया और ये टायर फूट जाए। तो जनरली आपने ऐसा कम ही केस सुना होगा, अनटिल अनलेस कि बहुत पुराने टायर हो या फिर बहुत ही किसी वजह से वो रप्चर हो जाएं, तो आपका टायर फट सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ लोडिंग की वजह से आपका टायर कभी नहीं फटता होगा, आपने नहीं सुना होगा। तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी दी जाती है टायर को, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। देन एब्जॉर्ब रोड शॉक्स। तो टायर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है रोड शॉक्स को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जितने भी गड्ढे आ रहे हैं, उबड़ खाबड़ आ रहा है, पत्थर आ रहा है, कील पड़ी है, इस तरह की जितनी भी चीजें आ रही हैं, उनके कारण क्या हो रहा है, टायर को लगातार शॉक्स लगते रहते हैं। और उन शॉक्स को रबर क्या करता है, खुद काफी हद तक खुद ही बियर करता है। फिर जो बच जाता है वो क्या करता है, नेक्स्ट स्प्रिंग को देता है, जो हम लोगों ने सस्पेंशन सिस्टम की स्प्रिंग लगी हुई है उस स्प्रिंग को देता है। और उसके बाद भी हमारे पास कुछ बुशेस और रबर पैड होते हैं गाड़ी में, जो कि हमारे कई चीजों को बचाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। So these are the basic requirements and functions of your tire. Okay, now let's move ahead. So we should know what are the tire materials we are using. So जो basic materials हैं वो हम बात करते हैं। सबसे पहला है सिंथेटिक रबर। सो इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। देन वी आर आल्सो यूजिंग नेचुरल रबर। तो देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इसलिए हम दोनों यूज करते हैं। एक स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और एक इलास्टिसिटी के लिए जाना जाता है। तो हमें दोनों की प्रॉपर्टी चाहिए, हमें सॉफ्ट भी चाहिए रबड़ और हमें हार्ड रबड़ भी चाहिए। क्योंकि हार्ड रबड़ इसलिए चाहिए जल्दी नहीं घिसे, और सॉफ्ट इसलिए चाहिए कि जब हमारे गाड़ी में टायर का शेप चेंज होता है तो वो उसको इजीली एडेप्ट कर सके। तो इसीलिए हमें दोनों टाइप के रबर की एक मिक्सचर चाहिए होता है। देन एडिशनली व्हाट वी हैव फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब धागे से है। यहाँ पर हम जब टायर को बनाते हैं तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स यूज करते हैं, फैब्रिक्स यूज करते हैं, और वो टायर की लेयर्स के अंदर में हम लोग इम्पर्ज कराते हैं जब हम रबर से हम टायर को बनाते हैं। देन वी हैव वायर्स। तो आप सोचेंगे हमने टायर में वायर नहीं देखा, तो आप ध्यान से सोचिए, आपने भले ही साइकिल का टायर हो या किसी गाड़ी का टायर हो, जब आप उसको साइड से खोलते हैं या कट जाता है तो आप देखेंगे वायर के बड़े बीट्स होते हैं उसके अंदर में। वायर पूरी सर्कुलर पेरीफेरी पे दोनों साइड में लगा हुआ रहता है। सो वी रिक्वायर दिस वायर सो दैट ग्रिप विल बी बेटर। तो आपको पता होगा स्टील का इलास्टिक जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, आप उन वायर्स को खींच के और रिम के अंदर जब बैठाते हैं तो वो एक्सपांड तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उतना ही वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो टायर्स हैं वो स्लिप नहीं करते, रिम के बाहर नहीं निकलते हैं एक बार लगने के बाद। तो वायर बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्ट्रॉन्ग द होल्ड ऑन योर रिम। तो जो बीड है हम अभी डिटेल में जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा ये वायर कहाँ यूज होता है। देन वी हैव सम कार्बन ब्लैक ऑल्सो। तो आप लोग यदि देखेंगे कि आपको हमेशा टायर का रंग ज्यादातर काला ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसके अंदर में कार्बन ब्लैक को मिलाते हैं टू इंक्रीज इट्स प्रॉपर्टीज। देन वी हैव अदर केमिकल कंपाउंड्स, और वो हम डालते हैं एडिटिव्स। वो क्या करते हैं, वो कई तरीके की अलग अलग उनके रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग उनको कई बार रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, कई बार हमें अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, कई बार हमें हाई प्रेशर बियर कर सके, उसके लिए हम लोग कुछ एडिटिव डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोगों को उसके साथ में मिक्सचर में डालनी पड़ती है। तो दे आर द बेसिक टायर मटेरियल्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टायर फंक्शंस। जो टायर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, टायर कैसा होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ न्यू टायर, देन व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स यू आर लुकिंग फॉर, जो आप देखना पसंद करेंगे कि टायर ऐसा होना चाहिए। सो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉन स्किडिंग। नॉन स्किडिंग का मतलब फिसलने वाला बिल्कुल नहीं हो। सुटेबल ट्रेड पैटर्न फॉर ड्राई एंड वेट रोड्स। तो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ट्रेड पैटर्न क्या होते हैं। ये जो आपको निशान दिख रहे हैं, जो ट्रेड्स दिख रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं कि ये डिजाइन है
लेकिन दे आर कॉल्ड ट्रेड पैटर्न। तो ये किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, और किस कंडीशन के लिए। ड्राई के लिए हम अलग तरह के पैटर्न यूज करते हैं और वेट के लिए हम अलग तरह के पैटर्न यूज करते हैं। सो ओवरऑल जो आपके पास टायर है वो नॉन स्किडिंग होना चाहिए। सेकेंड इज लोड कैरिंग। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जितना भी लोड उसके ऊपर आ रहा है, भले कोई स्टैटिक लोड हो या डायनेमिक लोड हो, दोनों को वो बियर कर सके। थर्ड इज यूनिफॉर्म वियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि टायर पूरा यूनिफॉर्मली वियर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टायर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर से टायर ज्यादा घिस गया और बाहर से टायर सही है, या फिर बाहर से ज्यादा घिस रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेंटर से टायर ज्यादा घिस रहा है, साइड से कम घिस रहा है। तो यदि आप गाड़ी में टायर बना रहे हैं तो आपको ये चीज बहुत परफेक्टली डिजाइन करनी है कि जो टायर बनने के बाद उसको यूज करेंगे तो वो जो वियरिंग है वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है। ट्रेड शुड वियर इवनली टू अवॉइड स्किडिंग, तो स्किड नहीं होना चाहिए। देन वी हैव कुशनिंग। तो उस टायर में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए एब्जॉर्ब वेरिएशंस ड्यू टू अनइवन रोड सरफेस एंड ऑब्स्टिकल्स। तो कुशनिंग जो प्रोवाइड करना चाहिए, जो डैम्प्स हैं, इट कैन एक्ट एज ए डैम्पर। जो भी आपके पास शॉक्स आ रहे हैं उनको ये डैम्प कर सके, वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको डैम्प कर सके। लेस नॉइजी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने शायद इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि टायर भी बहुत नॉइजी होते हैं। आप यदि किसी हाईवे के पास खड़े हो जाएं और आप ट्रकों की आवाज़ सुनेंगे तो आपको बहुत तेजी से आवाज़ आती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपके बहुत जो व्हीकल्स हैं बहुत हाई स्पीड से निकलते हैं। सो यदि आप हाईवे पे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही नॉइजी होते हैं टायर्स। तो ऐसा नहीं है कि टायर बनाते वक्त नॉइज का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। इसके लिए सेवरल टेस्ट हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं जो टायर कंपनीज को दिए जाते हैं। यदि उससे ज़्यादा डेसिबल आपके टायर में आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, वो मार्केट में नहीं बेचे जा सकते। तो उनको अपनी डिज़ाइन को परफेक्ट करना होता है, जिससे कि क्या होता है, वो नॉइज क्रिएट नहीं करें। सो अकर इन डेफिनेट पैटर्न, सिंक, स्क्विरल और लाउड रोड। तो अलग अलग तरह की पैटर्न्स हैं जिसके अंदर में वो आवाज करते हैं। सो टायर शुड बी लेस नॉइजी, प्लस जो आवाज आ रही है वो किसी पैटर्न में होनी चाहिए। ये पैटर्न्स अलग अलग तरीके के जो इनकी नॉइज है वो अलग अलग पैटर्न में आवाज निकालती है। तो हमें या तो उनका कुछ पैटर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं अनइवन पैटर्न नहीं होना चाहिए। अनइवन पैटर्न इज कॉल्ड नॉइज। ओके। देन वी हैव बैलेंसिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम टायर होते हैं हमारा वो टायर बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, स्टैटिकली एज वेल एज डायनेमिकली बैलेंस्ड टू अवॉइड व्हील ट्रैम्प एंड व्हील वॉबल्स। तो हमने देखा है कि क्या करता है, जो पहिया होता है यदि वो प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो वो वॉबलिंग करेगा। आपने देखा होगा, आप कहते हैं ना यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन गाड़ी डक 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 कर रही है, यानी लेफ्ट राइट हो रही है, वॉबलिंग कर रही है ना। और कई बार आपने देखा होगा कि जो टायर की बैलेंसिंग खराब होती है तो ऑटोमेटिकली टायर क्या करता है, शिफ्ट होता है, एक साइड में जाने की कोशिश करता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम आपके पास बैलेंसिंग से रिलेटेड है। तो बैलेंसिंग शुड बी परफेक्ट। तो यदि गाड़ी में हम जब नया टायर लेते हैं तो उसकी बैलेंसिंग कौन चेक करता है, कंपनी चेक करके देती है। लेकिन जब आप उसको काफ़ी दिनों तक यूज़ कर लेते हैं तो जो आपके पास टायर की बैलेंसिंग है वो यदि शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप उसको चेंज करें। देन वी हैव पावर कंजप्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इस बारे में कभी ध्यान नहीं देते टायर को खरीदते वक्त कि वो कितनी पावर कंज्यूम करता है। पावर लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस एंड ऑल्सो ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ टायर बीइंग कंटिन्यूअसली फ्लिक्स्ड एंड रिलीज। तो दो तरीके के आपके पास में टायर के अंदर में पावर लॉसेज होते हैं। पहला होता है ट्रैक्शन की वजह से, तो जब हम रोड पे इसको चलाएंगे तो फ्रिक्शन डेवलप होगा और उसकी वजह से पावर लॉस होगा। देखिए अप टू अ सर्टेन लिमिट, हम यदि ऑप्टिमम की बात करें तो हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है। हमने हर बार बात करी कि हमें फ्रिक्शन चाहिए तभी हमारी गाड़ी का ग्रिप अच्छा होगा। लेकिन अबव ए लिमिट हमको फ्रिक्शन नहीं चाहिए। यदि हम मान लीजिए हमारे पास एक हम छोटी गाड़ी बना रहे हैं 4 to 5 सीटर और हम उसके हिसाब से हम टायर यूज कर रहे हैं और उतना ट्रैक्शन सफिशिएंट है, लेकिन आपने देखा होगा कई लोग शौकिया कई बड़े बड़े टायर लगाते हैं। तो वो बड़े टायर से क्या होगा, आपके पास में लुक्स तो अच्छे आ जाएंगे, ट्रैक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन उतने ट्रैक्शन की उस गाड़ी में जरूरत नहीं है। तो इट इज बेसिकली अ लॉस ऑन योर पावर साइड। तो आपकी जितनी गाड़ी जो पावर डेवलप कर रही है वो क्या कर रही है, वेस्ट जा रही है, बेकार जा रही है, क्योंकि इतने ट्रैक्शन की उसको जरूरत नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि ट्रैक्शन कम करो या पावर का जो फ्रिक्शन है वो कम करो, ऑप्टिमम करो। ऑप्टिमम मतलब जितना लोड है, जिसके हिसाब से गाड़ी डिजाइन है उसके हिसाब से आपको पावर कंजप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ टायर बीइंग कंटिन्यूअसली फ्लिक्स्ड एंड रिलीज। तो आप देखेंगे आगे हम पढ़ेंगे, जब ये टायर चलता है, रोटेट होता है, तो जो आगे के आपके पास में यहाँ पर अभी हम डिटेल में देखेंगे, जो ये आपके पास ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो इनमें लगातार कंप्रेशन और टेंशन दोनों होता है। यानी कि जब ये
टायर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो आप यहाँ का जब यदि देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या हो रहा होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, यानी यहाँ पर जो भी मटेरियल आ रहा है वो लगातार कंप्रेस होता जाता है और जैसे पीछे निकलता है तो वो लगातार मटेरियल आपका टेंशन में आता रहता है, क्योंकि यहाँ पे वो फिक्स है, पीछे का पार्ट रिलीज हो चुका है और गाड़ी आगे जा रही है तो ये खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर आएंगे वो क्या करेंगे, लगातार टेंशन में रहेंगे, खींचेंगे, और जब फ्रंट में रहेगा वो हमेशा लगातार कंप्रेशन में रहेंगे, जस्ट इस पॉइंट के अपर और बिलो में। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है टायर का, ये लगातार टायर पूरा घूम रहा है, तो हर पार्ट आपका क्या हो रहा है, एक बार कंप्रेशन में आ रहा है और एक बार टेंशन में आ रहा है। तो ये लगातार जब चलता रहता है तो इसके कारण जो पावर लॉसेस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं हम उसको, ये भी क्या करते हैं गाड़ी के अंदर में काफी लॉस को बढ़ाते हैं। तो हमें यदि हम टायर ट्रेड प्रॉपर लेते हैं तो ये हिस्टेरेसिस लॉसेस हम कम कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स। सो बेसिकली यदि हम टायर की बात करें तो टायर हम लोगों को दो तरह के टायर हम लोग सुनते आ रहे हैं, दैट इज योर कन्वेंशनल ट्यूब टायर, वन इज योर ट्यूबलेस टायर। तो जो कन्वेंशनल ट्यूब टायर है आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं कि आपके पास टायर होता है और इसके अंदर हवा भरने के लिए हम एक्स्ट्रा ट्यूब यूज करते हैं, और ये ट्यूब क्या होती है आपकी इस टायर और जो अभी हमने रिम के अंदर वेल देखी थी उसके बीच में ये रेस्ट करती है। ओके, और ये जो अभी हमने देखा ये जो वॉल है ट्यूब का, ये हमारे पास में जो रिम है उसमें से एक होल होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। तो दिस इज अबाउट योर ट्यूब टायर। दूसरी तरफ यदि हम बात करें दैट इज ट्यूबलेस टायर, तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल वही टायर है जैसा ये टायर है और इसमें ट्यूब नहीं लगाई गई है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वही टायर है जो आपका नॉर्मल टायर होता है, इसको हम इसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं सो दैट इट कैन बियर हाई प्रेशर ऑफ एयर। तो हमारा जो हवा है वो सीधे इसके अंदर रिटेन करती है, इसमें कोई ट्यूब नहीं लगी होती। तो जो हवा होती है वो क्या होती है इस टायर में और अंदर लगी हुई रिम के बीच में रेस्ट करती है, यानी मेटेलिक पोर्शन अंदर होता है और बाहर की साइड में आपके पास में ये टायर होता है और हवा इसके बीच में भरी हुई रहती है। तो हमारे पास जो इसका मटेरियल है वो ऐसा चाहिए कि हवा इसमें से लीक नहीं करे, हवा इसमें से क्या करे, माइक्रो होल्स इतने नहीं हो कि हवा धीरे धीरे इसमें से निकल सके। यहाँ पर यदि माइक्रो होल्स हैं तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर माइक्रो होल्स हमारे लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, नहीं तो वो हवा धीरे धीरे क्या करेगी, माइक्रो होल से बाहर निकल जाएगी। तो और दूसरा जो होता है इसके इनर जो सरफेस होती है उसको हम लोग कोटेड करते हैं स्पेशली, जिससे कि हवा रिटेन कर सके। प्लस एक और उसका यूज है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप बात करें कि सर क्या फायदा है ट्यूब टायर का और ट्यूबलेस टायर का, कॉस्ट के बारे में बात करें, कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, यूटिलिटी के बारे में बात करें, एडवांटेज के बारे में बात करें या डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, तो वी विल टेक वन बाय वन। यदि हम सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करते हैं, ट्यूब टायर जो होता है उसके अंदर में एडवांटेज क्या है कि ट्यूब आपके पास अलग से लगी होती है, टायर आपके पास अलग होता है। मान लीजिए आप कच्चे रास्ते में बहुत ज़्यादा चलते हैं, बार बार आपके पास ट्यूब पंचर हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, 10 पंचर होने के बाद आप कुछ मत करिए, ट्यूब को निकालिए, फेंकिए, नई ट्यूब लगा लीजिए, आपका टायर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका काम करता रहेगा, अगेन आपके पास हवा काफ़ी दिनों तक रहेगी। लेकिन यदि हम बात करें ट्यूबलेस टायर की और लगातार यदि आप नॉर्मल जैसे गांव वाले रास्ते हैं जहाँ पर बार बार पंचर होता है, तो आप क्या होगा, टायर इतनी जगह से पंचर हो जाएगा तो आप कुछ समय बाद आपको टायर ही रिप्लेस करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी, जबकि ट्यूब की कॉस्ट बहुत कम आती है, राइट। यदि हम दूसरे एडवांटेज की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट यदि हम बात करेंगे टायर और ट्यूब की तो आपको कम पड़ेगी, और जो ट्यूबलेस टायर है वो आपको इनिशियली थोड़े महंगे पड़ेंगे, राइट। यदि हम और कंपेयर करें कि फायदा क्या है ट्यूबलेस टायर लेके, तो ट्यूबलेस टायर में हवा क्या काफ़ी टाइम तक रिटेन करती है, काफ़ी समय तक ये रहती है। दूसरा, इन केस यदि मान लीजिए आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या फिर ऑफ रोड जा रहे हैं और सपोज करिए कि आपके टायर के बीच में एक कोई कील लग जाती है या कोई कांटा लग जाता है और उसकी वजह से आपकी हवा लीक होने लगती है, तो हम यदि दोनों टायर्स को कंपेयर करें तो ट्यूब टायर में क्या होगा, जैसे आपके पास कोई कील लगेगी या कांटा लगेगा तो इसमें एक पंचर हो जाएगा, सुराख हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा लगातार निकलती रहेगी। सिमिलरली इसके अंदर में भी यदि पंचर हो जाता है तो हवा तो निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, यदि इसमें पंचर होता है तो इसके अंदर एक केमिकल भरा हुआ रहता है, लिक्विड रहता है, जो कि हवा के कॉन्टेक्ट में आते ही सॉलिडिफाई हो जाता है। इसीलिए उसके अंदर में जब तक हवा रहती है तब तक वो क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम किसी भी वजह से यहाँ पर पंचर होता है तो क्या हो रहा है, वो केमिकल क्या करता है, आपका यहाँ से जैसे ही वेंट मिलता है उसको, वेंट मिलते ही वो क्या करेगा, लिक्विड उस छेद से हवा के साथ बाहर आने की कोशिश करेगा और बाहर आते ही वो क्या करेगा, इसके साथ में सॉलिडिफाई हो जाएगा। सो ये स्पेशल टेक्निक जो होती है वो होती है ट्यूबलेस टायर में। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि मान लीजिए इसके अंदर में 1000 सीसी आपके पास में एयर भरी हुई है और किसी वजह से पंचर हो गया,
तो हवा जो निकलेगी हो सकता है वो 800-700 तक निकल जाए, लेकिन जैसे ही ये पंचर आपका अपने आप बंद हो जाएगा तो आपका 700 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा अंदर रह जाएगी, जिसके कारण आप गाड़ी को तुरंत से बंद नहीं होगी, रुकेगी नहीं, आप गाड़ी को ले जा सकते हैं और ले जाने के बाद क्या होगा, आप उसको रिपेयर करा सकते हैं, किसी आप डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। यानी ये आपको एकदम से एक ही जगह पे वहीं पे खड़ा नहीं कर देगी। लेकिन यदि हम कन्वेंशनल की बात करें, जैसे ही पंचर हुआ आप देखेंगे कुछ दूर जाते ही आपकी पूरी हवा खत्म हो गई और टायर बिल्कुल नीचे बैठ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ट्यूबलेस टायर में हमारे को इतना टाइम मिल जाता है कि हम किसी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। ये केस है यदि हमारा बड़ा होल होता है, तभी भी हमारे पास में इतना टाइम हमको मिल जाता है। यदि हम छोटे होल की बात करें, सपोज करिए कांटा लग गया, वो निकल गया, तो बहुत कम हवा निकलेगी, साथ ही साथ में वो रिपेयर हो जाएगा और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके टायर में पंचर हुआ था। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपके पास ट्यूब टायर का। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जितनी भी टू व्हीलर्स आ रहे हैं उनके अंदर में आपने स्टेपनी को हटा दिया है। आप देखेंगे कि लाइक एक्टिवा की बात करिए, बाइक्स की बात करिए, तो पहले जो स्कूटर्स आते थे उनमें एक स्टेपनी दी जाती थी, क्योंकि बेसिकली दो टायर्स आर योर कन्वेंशनल टायर्स, उनमें ट्यूब होती थी और बाई चांस पंचर हो गया तो आप बीच रास्ते में क्या करेंगे, तो इसीलिए एक स्टेपनी दी जाती थी कि आप टायर चेंज कर लीजिए और अपनी जगह पे पहुंच जाइए। लेकिन जब ट्यूबलेस टायर को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ धीरे धीरे रिलायबिलिटी बढ़ गई और इस वजह से क्या हो रहा है, स्टेपनी की जरूरत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, तो हम लोग इनको रखते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका टायर बहुत बड़ा किसी तरह का इसमें ब्रश नहीं होता है या होल नहीं हो जाता है। ओके, सो दिस इज द एडवांटेज। पैसे के बारे में मैं बता चुका हूँ, इट इज स्लाइटली ऑन हायर एंड, कि आपका जो ट्यूबलेस टायर है वो थोड़ा महंगा आता है। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है और इसीलिए लोग आज की डेट में ज़्यादा प्रीफर करते हैं ट्यूबलेस टायर्स को। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर ट्यूब टायर एंड ट्यूबलेस टायर्स। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ क्विक व्यू ऑफ ऑल द पार्ट्स। यदि हम टायर को देखें तो सबसे बाहर वाला पार्ट कहलाता है ट्रेड, ये कहलाता है आपके पास में शोल्डर, देन बेल्ट जो आपके पास है, जो ये बेल्ट एज फिलर कहलाती है, यानी यहाँ पर आपकी बेल्ट है और यहाँ पर आपके पास एज है, तो बीच में फिल करने के लिए फिलर यूज कर रहे हैं। दिस इज साइड वॉल, दिस वन इज शोल्डर। टर्न अप कवर कहलाता है ये चैम्फर पैड है। चैम्फर पैड दो तरह के आप ऑरेंज में देख रहे हैं और लाइट क्रीम कलर में देख रहे हैं। रैप अराउंड स्टील, यहाँ पर हमने बात करी थी कुछ स्टील जो वायर्स हैं हम लोग यूज करते हैं, ये वायर्स दिख रहे हैं और इसको लास्ट में यहाँ पे घुमा दिया जाता है, गोल कर दिया जाता है। ये प्लाई है और ये जो बेल्ट्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसके। अब हम आगे चलते हैं, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ योर टायर। तो वो तो बहुत डिटेल में पार्ट्स के नाम थे। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला है ट्रेड। तो जो बाहर का जो पोर्शन होता है किसी टायर का, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे को हम लोग नॉर्मल भाषा में इसको ग्रिप भी बोलते हैं। तो ये जो टायर का जो पोर्शन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है ट्रैक्शन के लिए, पकड़ के लिए, ग्रिप के लिए, दिस इज कॉल्ड ट्रेड। ठीक है, और ये ट्रेड के अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, अलग अलग ये डिजाइन के हो सकते हैं यदि हम नॉर्मल भाषा में बात करें। ओके, सो ट्रेड is the outermost part of tire which comes in contact with the road surface. It is generally made up of synthetic rubber. तो ये जो टायर का ट्रेड है ये सिंथेटिक रबर से ज़्यादातर बनाया जाता है और यही पोर्शन होता है जो हमेशा रोड के सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रेड। देन वी हैव कार्कस। यदि हम कार्कस की बात करें तो ट्रेड के जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है, ट्रेड जो आपके पास ऊपर का आपने हिस्सा देखा, उसके अंदर का जो हम हिस्सा देखें, दैट इज कॉल्ड कार्कस। ठीक है, तो कार्कस रेफर्स टू द इंटरनल कॉर्ड लेयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग लोड एंड एब्जॉर्ब शॉक्स। तो कार्कस जो होता है ये क्या है, ये डायरेक्ट तो आपके रोड के सरफेस में टच में नहीं आता है, लेकिन यही रेस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो टायर है उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी, कितना ताकतवर है, दूसरा कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना लोड ले सकता है। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करेगी, कार्कस के ऊपर में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बेल्टेड प्लाईज हैं, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम बनाएंगे उतना ज़्यादा टायर मजबूत बनेगा। और हर टायर में आपको देखने में बाहर से टायर एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर टायर की अलग प्रॉपर्टी होती है और हर टायर अलग ढंग से डिज़ाइन होता है। यदि हम बात करें सिंपल एक सपोज करिए टू व्हीलर के टायर की, देखने में वो भी वैसा ही सिंपल लगता है जितना बस का टायर लगता है और जितना हवाई जहाज का टायर लगता है। ठीक है, बाहर से हमें बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर के ट्रेड आपको जरूर से एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन अंदर का कार्कस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और वही डिसाइड करता है कि आपकी जो टायर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है और वो कितना लोड ले सकता है, कितने शॉक्स ले सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट योर कार्कस। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेड।
तो अभी हमने जो ट्रेड देखा इसके हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। तो एज वी सेड कि द आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज योर ट्रेड, और ट्रेड में कई तरह के पैटर्न्स आप देख सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न्स बेसिकली होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, अब आज ध्यान से समझिएगा इस बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक्स की। तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये एक जो ब्लॉक है, जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो ये किसी एक पैटर्न में होता है, और उन पैटर्न्स में क्या होता है, कोई डिजाइन कटा हुआ होता है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। और बीच में जो आपके पास ब्लॉक रह जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। इसी तरह से आपके पास रिब्स होती हैं, ठीक है। देन वी हैव ग्रूव्स जो लॉन्गिट्यूडनल आपको दिख रहे हैं। जो साइप्स हैं वो क्या है, ये छोटे छोटे ग्रूव्स दिख रहे हैं आपको, दे आर कॉल्ड साइप्स, ठीक है, ऑन योर ट्रेड। तो साइप्स आर स्मॉल ग्रूव्स ओवर ब्लॉक्स एंड रिब्स टू प्रोवाइड एडिशनल ट्रैक्शन एज फॉर बेटर ट्रैक्शन एबिलिटी। तो जो आपने देखा होगा साइप्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे आपके पास ग्रूव्स हैं जो कि आपकी ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, यानी रोड पे जो ग्रिप होती है वो बेसिकली इन साइप्स की वजह से होती है, क्योंकि ये साइप्स क्या करते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है कि फैल सकते हैं और सिकुड़ सकते हैं। तो साइप्स जितने अच्छे होंगे उतनी ही क्या होगी, आपकी जो पकड़ होगी वो अच्छी होगी। मान लीजिए क्योंकि रोड हमेशा सरफेस जो होती है इवन नहीं होती है, कहीं पर पत्थर निकला हुआ है, कहीं पर प्लेन है, तो ये साइप्स क्या करेंगे, अपनी शेप को उसके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर लेंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो पकड़ होगी रोड पे वो बहुत अच्छी हो जाएगी। देन वी हैव ग्रूव्स, ठीक है, ये आपको ग्रूव्स नजर आ रहे हैं। ग्रूव्स आर द स्पेसेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दे हेल्प टू गिव passage to escape water, snow और other foreign material on the road surface। तो देखिए जो रिब्स हैं, ये आपके पास एक रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी रिब है। तो ये जो रिब्स हैं एक लाइन से लॉन्गिट्यूडनली जो चल रही हैं, इनके दोनों के बीच में जो आपके पास जो ग्रूव नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रूव, ठीक है, जो येलो कलर से आपको दिखा रखा है, ये ग्रूव है या ये ग्रूव है। तो इनका काम क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए आपकी जब रोड पर व्हील चल रहा है, आपका टायर चल रहा है, और मान लीजिए रोड पे कुछ पड़ा हुआ है, सपोज करिए पानी पड़ा हुआ है, तो यदि हमारे पास में ये पूरा इसी तरह का पैटर्न होगा तो पानी कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा। तो ये जो आपके पास ग्रूव है ये क्या करता है, उसको जगह देता है, और जितना भी पानी है लेफ्ट और राइट में वो क्या करता है, इसको धक्का देता है और बीच में वो ग्रूव में आ जाता है, और ग्रूव में से होके वो पीछे निकल जाता है। यदि मिट्टी पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है, तो आप ध्यान करिए, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि यदि आपका ये टायर किसी मड या धूल मिट्टी के ऊपर चल रहा है या स्नो के ऊपर चल रहा है, तो आपको एक इंप्रेशन नजर आता है, यहाँ पर एक लाइन नजर आती है बनी हुई, या इस केस में दो लाइनें नजर आएंगी। तो वो लाइन किसकी वजह से बनी है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रूव। और ये ग्रूव ने उसको हाउसिंग दी, जगह दी, जिससे कि वो जितनी भी बर्फ थी वो इसमें आ सके, जिससे कि ये वाला सरफेस प्रॉपर उससे टच हो सके। तो जब वो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इस ग्रूव में आ सकेगा, तभी उसका ट्रैक्शन अच्छा होगा आपके इन ब्लॉक्स के साथ में। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ग्रूव। तो ग्रूव होना बहुत जरूरी है, सो दैट जितने भी फॉरेन एलिमेंट है लाइक वाटर, स्नो या कोई भी और, मान लीजिए छोटा मोटा बजरी पड़ी हुई है, वो सब क्या होंगी, आपके ग्रूव से होती हुई पीछे निकल जाएंगी, आपके टायर को फिसलाएगी नहीं, यानी कि उसके ऊपर में फ्रिक्शन को कम नहीं करेगी। देन वी हैव रिब्स। तो आप रिब्स देख पा रहे हैं रेड कलर से। रिब्स कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन अ क्यू ओवर द सर्कमफ्रेंशियल पेरिफेरी ऑफ द टायर, ठीक है। तो जो रिब्स होती है वो क्या करती हैं, एक पैटर्न फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडम होता है, एक पैटर्न फॉलो करती है। यदि यहाँ पर आप मानेंगे तो ये देखिए आपको जो रिब्स नजर आ रही हैं कि इसके अंदर में एक पर्टिकुलर पैटर्न है, और ये पूरी लॉन्गिट्यूडनल यानी पूरी पहिए की पेरिफेरी पर एक जैसा मिलेगा। सिमिलरली यदि आप इस रिब की बात करें तो इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न पूरी रिब के अंदर में आपको पूरे टायर के पेरिफेरी में मिलेगा। सो दे आर कॉल्ड रिब्स। अ टायर मे हैव मेनी रिब्स which provide directional stability to vehicle। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर यदि हम रिब्स की बात करें तो एक रिब लेफ्ट में, एक बीच में और एक राइट में है, और ये 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है किस तरह का टायर है, और टायर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के काम आती है रिब्स। तो यदि हम ये जो डिजाइन देख रहे हैं आगे, हम जब हम ट्रेड के पैटर्न को पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि यदि ये कट जो है, यदि ये स्ट्रेट होता है तो हमारी गाड़ी कैसे अच्छी चलेगी, यदि ये कट जो है टेढ़ा होता है तो हमारी गाड़ी किस तरह के सरफेस के लिए अच्छी होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द ट्रेड पैटर्न। सो आपके पास में जो रिब्स हैं वो ये जो पोर्शंस हैं, ये जो सेक्शंस हैं लॉन्गिट्यूडनली, इनको हम रिब्स कहते हैं। देन ट्रेड्स कंसिस्ट ऑफ ग्रूव्स, ब्लॉक्स एंड रिब्स। तो जो ट्रेड है वो तीनों से मिलके बने हैं। उसमें क्या क्या है, ग्रूव्स हैं आपके पास विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ब्लॉक्स है हमारे पास जो ये आपके पास पोर्शन है अलग अलग, एंड देन रिब्स। तो रिब्स ये आपके पास पूरी की पूरी रिब्स हैं, इसको मिला करके हमारे पास टायर ट्रेड बनते हैं। ब्लॉक आर ब्लॉक कवर्स
मोस्ट ऑफ द टायर ट्रेड्स एंड टायर आर सॉलिड सेगमेंट टू प्रोवाइड ट्रैक्शन फोर्सेज। तो आप जो ब्लॉक देखेंगे ये क्या होते हैं, ज्यादातर सॉलिड सेक्शंस होते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको बहुत ज्यादा स्पॉन्जी बना देते हैं, ये बहुत सॉलिड सेक्शन रहते हैं जिससे कि हमारी ग्रिप अच्छे से मिल सके हमारे को, ठीक है, और ट्रैक्शन अच्छे से मिल सके रोड के ऊपर में। Treads are generally made up of synthetic rubber and responsible for traction of vehicle by providing sufficient amount of friction। तो synthetic rubber का होता है as we already discussed, और ये क्या करता है, friction बहुत ज़्यादा देता है किसके साथ, रोड सरफेस के साथ में, ठीक है। So it is very important. Treads get in contact with road surface, hence it should bear strong resistance to wear cuts. Tread should also resist against external impacts, absorb generated heat। तो जो भी बाहर से आपके पास में लोडिंग आ रही है, बाहर से कोई भी एलिमेंट इनको पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे किसको इम्पैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड को। तो ट्रेड का मजबूत होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ लचीला होना बहुत जरूरी है, यानी कि ये सॉफ्ट भी होना चाहिए प्लस आपका हार्ड भी होना चाहिए सरफेस। तो दोनों ही चीजें हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लस जो रोड के साथ में जब ये चलेगा तो फ्रिक्शन के कारण में जो हीट बनेगी वो सबसे ज्यादा आपके ट्रेड में ही बनेगी। यानी कि आप देखेंगे जो सरफेस है रोड का और जो ट्रेड का वो लगातार क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा और ये लगातार घूमेगा, तो इससे जो टेम्परेचर राइज होगा वो ट्रेड के ऊपर में बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे को दोनों चीज चाहिए कि उस टेम्परेचर को बियर करे, साथ ही साथ इस रबर को डिग्रेड नहीं करे, इसकी प्रॉपर्टीज को डैमेनिश नहीं करे। यदि वो डैमेनिश करेगा तो क्या होगा, आपका ये जल्दी गिर जाएगा, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। तो हमें ये सारी चीजें ट्रेड के साथ में चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। ट्रेड पैटर्न्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। तो अभी हमने बात करी है जो ट्रेड हैं इनका क्या पैटर्न होगा, इसका डिजाइन कैसा होगा, ये पूरा डिपेंड करता है कि इसकी वजह से हमारी नॉइज कैसी होगी टायर में, वाइब्रेशंस कैसी आएंगी टायर में, और हार्शनेस कैसी आएगी, जिसको हम NVH बोलते हैं, ठीक है। इस जो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि टायर के केस में आप लोग काफी बार सुनेंगे। हो सकता है यदि आप JK टायर या किसी और टायर के इंटरव्यू में बैठे, देन दे कैन आस्क व्हाट इज NVH। सो इट इज नॉइज, वाइब्रेशन एंड हार्नेस, ठीक है। तो हम टायर की जो कैरेक्टरिस्टिक है हम NVH के रूप में उसको नापते हैं। लो वॉइड रेशियो possess better road grip but less space to give passenger to water, snow or other foreign material present on the road। यदि हम बात करें वॉइड रेशियो की, वॉइड रेशियो किसको कहते हैं कि आपका पूरे टायर में कितना मटेरियल है और कितने खाली स्पेस है, यदि हम उसकी रेशियो बात करते हैं तो समझिए ध्यान से कि यदि हम इस पूरे सरफेस को मान लेते हैं कि ये पूरा रबड़ का बना है, इसमें कोई कट नहीं है, कोई वेंट नहीं है, कोई हमने ग्रूव नहीं छोड़ा है, लेकिन हम जैसे जैसे ग्रूव बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो रेशियो कम होता जा रहा है। तो लो वॉइड रेशियो पजेस बेटर रोड ग्रिप। यदि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में यदि वॉइड रेशियो कम है, अभी हमने बात करी, यानी कि हमारे पास में जो ये जो ग्रिप्स हैं या ये जो स्पेसेस हैं ये ज़्यादा हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास में रोड ग्रिप बहुत अच्छी मिलेगी। रोड ग्रिप मतलब जो ये पकड़ बनाएगा वो बहुत अच्छी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी कट्स लगा रखे हैं। लेकिन बट लेस स्पेस टू गिव पासेज ऑफ वाटर, स्नो और अदर फॉरेन मटेरियल्स पासेज ऑन द रोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यदि हमने जो वॉइड रेशियो है वो कम रख दिया तो क्या होगा, उसके कारण हमारे पास जो स्पेस है वो कम मिलेगी, और यदि कम मिलेगी तो हमारे पास जो फॉरेन एलिमेंट है, जैसा हमने बात करी पानी है, मिट्टी है, तो उनको निकलने की जगह कम मिलेगी। तो हाई वॉइड रेशियो रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफन स्पेस ऑन ट्रेड्स। तो हाई वॉइड रेशियो है तो स्पेस आपको ज्यादा मिल जाएगा, विच गिव्स मोर पासेज टू वाटर, स्नो एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स लाइक ग्रैनुअल्स, बट इट गिव्स लेसर ग्रिप ओवर रोड सरफेस, ठीक है। तो हाई वॉइड रेशियो में क्या हो गया, आपके पास रोड ग्रिप कम हो गई, जबकि लो वॉइड रेशियो में क्या हो गया, रोड ग्रिप तो अच्छी हो गई लेकिन पासेज कम हो गया। तो दे आर वाइस वर्सा। रेशियो ऑफ ओपन स्पेस ऑन ट्रेड टू टोटल स्पेस, यस हियर इट इज। तो जो रेशियो है ओपन स्पेस ऑन ट्रेड टू द टोटल स्पेस ऑफ द ट्रेड इज नोन एज वॉइड रेशियो। तो हमें ओपन स्पेस की मतलब बात कर रहे हैं हम कि कितने हमारे पास में खाली स्पेस है प्लस हमारे पास टोटल सरफेस कितना है, दिस रेशियो इज नोन एज वॉइड रेशियो। Okay, so now I hope you understand low void ratio and high void ratio, ठीक है। Let's move ahead, let's discuss about the tread patterns। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है tread pattern कि कौन सी गाड़ी में हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जब आप टायर खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे डिजाइन आपको मिलते हैं, हमें लगता है बहुत सुंदर दिखने के लिए ये है, ऐसा नहीं है, इनके अपने अपने पर्पज हैं, अपनी अपनी इनकी इम्प्लीकेशंस है, इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास सामने आपको नजर आ रहे हैं ट्रेड पैटर्न जो है, 4 ट्रेड पैटर्न नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है डायरेक्शनल, ठीक है, दूसरा है सिमेट्रिकल, तीसरा है एसिमेट्रिकल और चौथा है डायरेक्शनल एंड सिमेट्रिकल।
तो हमने क्या किया, इसमें जो लास्ट वाला है इसमें हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, डायरेक्शन और सिमेट्रिकल को। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन। डायरेक्शनल सिमेट्रिकल ट्रेड पैटर्न्स इज द बेस्ट ऑफ ऑल द ट्रेड्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है डायरेक्शनल सिमेट्रिकल यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें हमें डायरेक्शनल स्टेबिलिटी भी मिलती है और सिमेट्रिसिटी भी मिलती है। यानी हम इस टायर के बीच में एक लाइन करते हैं तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसीलिए हम इन टायर्स को बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास में आप देखेंगे कि जो आपके पास में ग्रूव्स हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, दोनों साइड पे। यदि हम डायरेक्शनल की बात करें तो आपका क्या होता है, ये आपके पास में जो सेंटर है इसी लाइन ऑफ अलाइनमेंट पे रखने की हम कोशिश करते हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ट्रक्स की, तो ट्रक क्या होता है, बहुत ज़्यादा रूप में उनको हमें लेफ्ट राइट नहीं मोड़ना पड़ता है क्योंकि वो लॉन्ग हाईवेज के लिए बने हैं। तो वहाँ पे हमको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी चाहिए, वहाँ पर हम इस तरह के टायर्स को यूज़ करते हैं जो क्या है, डायरेक्शनल होते हैं। यदि आप इसमें क्या करेंगे, अपनी स्टीयरिंग से हाथ भी हटा लेंगे तो भी आप देखेंगे ये डायरेक्शनल स्टेबिलिटी मेंटेन रखते हैं, यानी गाड़ी हमेशा सीधी चलती रहती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सिमेट्रिकल जो है उसमें आपको एक सिमेट्रिसिटी दिखेगी, यानी लेफ्ट साइड का जो टायर है वो राइट साइड से मैच करेगा। एसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं है, आपको एक तरफ में अलग सिमेट्री दिखेगी, राइट साइड में आपको अलग सिमेट्री दिखेगी। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ दोस टू। So directional symmetrical pattern are the most widely used pattern. It have directional tread for discharging water, snow, etc. and asymmetrical treads for dry weather tractions. तो इसमें आपको क्या दिया गया है, जो longitudinal ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेड्स हैं, इसमें ये आपको पास में अभी हमने बात करी, in this you can see these grooves. ये ग्रूव्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये हमने ग्रूव दिए हुए हैं। इससे फायदा क्या होता है, जितनी भी स्नो है या फिर आपके पास में फॉरेन एलिमेंट है उसको निकलने के लिए जगह मिलती है। साथ ही साथ में आप देखेंगे एसिमेट्रिकल पैटर्न्स भी दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग सा डिजाइन आपको नजर आ रहा है, ये भी रखा जाता है जो कि क्या करता है, आपको ड्राई वेदर कंडीशन में हेल्प करता है। ड्राई वेदर कंडीशन मतलब क्या है, यदि रोड सूखी हुई है तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी किसके कारण मिलेगी आपको, एसिमेट्रिकल के कारण, यानी जितना टेढ़ा मेढ़ा आपके पास में डिजाइन होगा उतनी ग्रिप अच्छी होगी। लेकिन यदि आपके पास कोई बाहर से फॉरेन एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिए आपके पास या वेट कंडीशन है, स्नो की कंडीशन है, तो आपके पास ये ग्रूव्स होना जरूरी है। तो डायरेक्शनल जो आपके पास में जो ट्रेड दिख रही है उसमें ये दोनों फायदे आपको मिल जाते हैं। एसिमेट्रिकल ट्रेड पैटर्न्स आर कॉमनली फाउंड ऑन स्पोर्ट्स कार। तो एसिमेट्रिकल आप इस तरह के डिजाइन देखते हैं वो आपको ज्यादा मिलेंगे आपको कहाँ पर, स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपकी ड्राई कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं तो जो ट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा होता है एसिमेट्रिकल का। ठीक है, इट गिव्स मैक्सिमम ग्रिप ऑन वेट एंड ड्राई सर्फेसेस। तो इसमें फायदा क्या है कि आप देखेंगे एक साइड के अंदर में तो हमने इसके पैटर्न जो है स्ट्रेट रखे हुए हैं और एक साइड में हमने पैटर्न को क्या कर रखा है, क्या बोल सकते हैं, अनइवन पैटर्न दे रखे हैं, एसिमेट्रिक दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या हो गई, दोनों कंडीशंस में ये हेल्प कर रहा है। यदि हम ड्राई कंडीशन पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ये जो ट्रेड पैटर्न है ये हेल्प कर रहा है, और यदि हम वेट कंडीशन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास में जो सिमेट्रिक पैटर्न भी दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ये काम कर रहा है। Inside only and outside only is mentioned on side of tire for correct positioning. तो हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी में जो एसिमेट्रिक टायर्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, इनसाइड अलग है और आउटसाइड अलग है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि यदि आप मान लीजिए एक कार है और उसमें आपने ये टायर यूज किया तो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट का टायर आप राइट में लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज एसिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम कॉर्नरिंग करते हैं, इसको मोड़ते हैं तो हमें अलग पैटर्न की जरूरत पड़ती है, और जब हम स्ट्रेट चलते हैं तो हमें अलग पैटर्न की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये टायर क्या होता है, लेफ्ट का टायर लेफ्ट में रखना पड़ता है, राइट का टायर राइट में रखना पड़ता है। जबकि सिमेट्रिक टायर में क्या होता है, आप लेफ्ट का टायर राइट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये इसका सिमेट्रिक दोनों साइड से सेम होता है। बट एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है कि ये टायर लेफ्ट के लिए है, ये टायर राइट के लिए है। यदि आप मान लीजिए लेफ्ट का टायर राइट में लगा देंगे तो आप जैसे ही टर्न लेंगे तो आपको प्रॉपर टर्निंग नहीं मिलेगी इन एसिमेट्रिक कंडीशंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एसिमेट्रिक टायर्स। देन सिमेट्रिकल ट्रेड पैटर्न्स हैव सिमिलर पैटर्न्स ऑन बोथ द साइड्स। तो ये सिमेट्रिकल की यदि हम बात करें तो दोनों साइड में आपको बराबर एक जैसे ही ट्रेड पैटर्न फॉलो करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। दे हैव कंटिन्यूअस ग्रूव्स ऑन इंडिपेंडेंट लग्स अक्रॉस द होल टायर। तो आप देखेंगे बहुत छोटे 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 ग्रूव्स पूरी पेरीफेरी पे लगातार कटे हुए रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपको
प्रॉपर ट्रैक्शन देते हैं थ्रू आउट द टायर, पूरे टायर में। कहीं से भी आप देख लीजिए, यदि लेफ्ट से देखेंगे, राइट से देखेंगे या बीच से देखेंगे तो एक यूनिफॉर्म आपको पैटर्न मिलेगा। यूज इन नॉन हाई परफॉर्मेंस पैसेंजर कार्स, तो जो हाई परफॉर्मिंग कार्स नहीं है, यानी कि बहुत तेजी से जिनको नहीं चलाना है, कोई स्पोर्ट्स व्हीकल नहीं है, नॉर्मल कार्स हैं, उनमें हम लोग सिमेट्रिकल टायर ही यूज़ करते हैं और प्रिफरेबली इसी को यूज़ करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कारों में आपको सिमेट्रिकल टायर ही मिलेंगे, क्योंकि हम क्या होता है कुछ टाइम चलाने के बाद लेफ्ट के टायर को राइट, राइट के टायर को लेफ्ट कर देते हैं, आगे के टायर को पीछे कर सकते हैं, तो हम वो आगे पढ़ेंगे उससे क्या फ़ायदा होता है। तो सिमेट्रिकल टायर्स आर बेटर फॉर नॉन परफॉर्मिंग व्हीकल्स। देन वी हैव डायरेक्शनल, यानी कि यूनी डायरेक्शनल ट्रेड पैटर्न, यानी कि ये आप देख रहे हैं ये डायरेक्शनल पैटर्न कहलाता है, यानी इसमें एक ही साइड का डायरेक्शन आप चला सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपका टायर जब आगे की तरफ चल रहा है तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यदि आप इसको रिवर्स में चलाएंगे तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि गलती से यदि आपने क्या किया, इस टायर को रिवर्स करके लगा दिया, उल्टा घुमा के लगा दिया, मतलब ये ग्रूव मान लीजिए फ्रंट में रहने चाहिए, जब भी गाड़ी चलती है तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन आपने ट्रेड को उल्टा कर दिया और आप रिवर्स तरीके से यूज करेंगे तो ये परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं देगा। तो इट इज इन डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी एक डायरेक्शन फॉलो होता है इसके अंदर में। सो यूनि डायरेक्शनल हम बोलते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल सकता है। Directional or unidirectional tread patterns are used for vehicles which moves straight for a long distance, for example trucks or buses. They have low rolling resistance but high directional stability. तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, हमें लंबे रूट तक एक क्या करना है, गाड़ी को चलाना है और एक ही डायरेक्शन में चलाना है, तो ये पैटर्न हमारे लिए बहुत यूजफुल रहता है। फॉर बसेस या ट्रक्स, वहाँ हम बार बार क्या करते हैं, लेफ्ट राइट कॉर्नरिंग भी नहीं करते हैं, तो हमारे को क्या करता है, ये बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, और इसका रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रोलिंग रेजिस्टेंस इसका क्या है, वो लो है। रोलिंग रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सपोज करिए अब मैं इसको फास्टली किसी कॉर्नर पे काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो इतने प्रॉपर नहीं होते कि ये उसको ज़्यादा शार्पली ले पाएँ। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जो बसेस और ट्रक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उनको हमें लेफ्ट राइट नहीं करना होता, इसीलिए हम लोग प्रीफर करते हैं डायरेक्शनल स्टेबिलिटी की, एक ही डायरेक्शन में वो कटे हुए रहें, हमें कॉर्नरिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जबकि स्पोर्ट्स व्हीकल में क्या करते हैं, हम एसिमेट्रिक टाइप यूज़ करते हैं और वो भी हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कि ये लेफ्ट का टायर है, राइट का, तो कॉर्नरिंग के लिए हम स्पेशल ग्रूव्स दे के रखते हैं इसके अंदर में, राइट। सो दिस इज अबाउट डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। देन we have tread patterns are responsible for tire noise, vibration and harshness, जिसको हमने अभी बात की NVH. And optimum design is chosen to minimize the level of NVH in any tire. तो हमारा NVH कितना होगा ये हमें ऑप्टिमम करना पड़ता है, हम बिल्कुल रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडर लिमिट्स हमें रखना पड़ता है टू गेट इट पास फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर गवर्न करती है, उससे हमें पास कराना होता है, सर्टिफिकेशन लेना होता है। Different tread patterns are provided to fulfill different needs of road conditions like dry, wet, snow, etc. and so suit different driving styles. तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गाड़ी जो होती है उसके अलग अलग पर्पस होते हैं, उसकी अलग अलग जो चलाने की कंडीशंस होती हैं कि वो किस जगह पे चल रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग टायर का पैटर्न चूज करते हैं, ठीक है। तो हम बाइक्स के लिए अलग पैटर्न यूज करते हैं, रेसिंग बाइक्स के लिए अलग पैटर्न यूज करते हैं एंड सो ऑन। तो नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द टायर पैटर्न, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।